साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर युगल रायलू सर से। ये नागपुर के रहने वाले हैं और मार्क्सवादी विचारक हैं, अंबेडकर को लेकर के भी काम करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी है। आज इनसे हम डिटेल में बातचीत करेंगे। डॉक्टर रायलू सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो साथियों, जैसा कि हमारे इस एपिसोड की परंपरा है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो गेस्ट हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ, आपका कहाँ पे जन्म हुआ और कहाँ आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, इस बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट के नैनपुर नाम के गांव में हुआ जी। मेरे पिताजी साउथ ईस्टर्न रेलवे में नौकरी करते थे उस टाइम, वहीं मेरा जन्म हुआ। लेकिन जब मैं 2 वर्ष का था तो हमारा परिवार नैनपुर से नागपुर की ओर रवाना हो गया, क्योंकि साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो है नागपुर डिवीज़न का हेडक्वार्टर था वो नागपुर में शिफ्ट हुआ। तो हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ नागपुर में हुई। वैसे हम लोग तेलुगु भाषी हैं, लेकिन नागपुर में पढ़ाई लिखाई हुई तो मराठी हिंदी अच्छे से जान लेते हैं। और नागपुर से ही 10वीं पास किया और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर से मैंने अपना डिप्लोमा किया। बाद में VNIT से पोस्ट डिप्लोमा किया। AMI इंजीनियरिंग में पास करने के बाद थोड़ी साहित्य में रुचि हुई तो अंग्रेजी साहित्य में MA और PhD किया। धर्मपेट साइंस कॉलेज नागपुर का एक नामवंत कॉलेज, वहाँ पर लगभग 33 वर्ष मैंने अध्यापन करने के बाद हाल ही में मैं निवृत्त हुआ हूँ। बिल्कुल। मैं जैसा कि मैंने कल के कार्यक्रम में देखा कि संविधान को लेकर के आपने बहुत अच्छी बात वहाँ पर रखी, बहुत से नए तथ्य जो है वो सामने आए। तो अभी जो मौसम चल रहा है, जिस ढंग से एक सेक्युलर देश जो है वो किसी खास धर्म को लेकर के वो काम कर रहा है, तो इसके बरक्स आप जो है संविधान को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सही है, क्या गलत है? मैं चाह रहा हूँ कि इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए संविधान के नज़रिए से। देखिए, भारत या जिस जगह को हम भारत कहते हैं, ये जो संस्कृति है, मोहनजोदारो की संस्कृति, आर्यवर्त जिसको कहते हैं, इसकी महान परंपरा रही है। लेकिन भारत जो देश बना वो आधुनिक काल में ही बना और इसकी हम शुरुआत जो करेंगे कि वो संविधान बनने के बाद हम भारतीय बने। नहीं तो हम यहाँ के रहवासी थे, कोई दक्षिण का था, कोई उत्तर का था, कोई उत्तर प्रदेश, कोई छत्तीसगढ़, कोई महाराष्ट्र का था। लेकिन भारतीय नागरिक जो हम बने वो 2000 1950 में जब संविधान लागू हुआ। एक बात, हमारी जो पहचान है वो इस संविधान से है। दूसरी बात, इस संविधान को मैं क्रांतिकारी मानता हूँ, क्योंकि 3000 साल तक हम लोग जिस वजह से भी हो, हम लोग बटे हुए थे, प्रांतों में बटे हुए थे, जात में बटे हुए थे, भाषा के आधार पर बटे हुए थे, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे हुए थे, युद्ध हुआ करते थे रजवाड़ों में। इस संविधान के आने से वो सब दीवारें टूटी और हम एक बड़े परिवार जिसको हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, उसके हम सदस्य बन गए। एक दूसरा जो सबसे बड़ी क्रांति इस संविधान ने किया कि इस देश में रहने वाले जो सच्चाई को आज के हुक्मरान झुटलाने की कोशिश करते हैं कि 3000 साल तक इस देश में 2 ऐसे वर्ग हैं जिनको कोई भी अधिकार दिए नहीं गए थे। और ये 2 वर्ग है, एक स्त्री यानी इस देश की आधी आबादी, और दूसरा वर्ग है जिसको आज हम दलित कहते हैं, पहले जिनको शूद्र कहा जाता था। इन दोनों वर्गों को 3000 साल तक इस जातिवादी व्यवस्था ने, इस मनुवादी व्यवस्था ने कोई भी अधिकार नहीं दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको मानव ही नहीं माना गया था। इनको गांव के बाहर रखा जाता था, शूद्रों को, दलितों को, स्त्रियों को हर सम्मान से वंचित रखा जाता था। इस 3000 साल के अन्याय को कलम के एक लेखन से भारतीय संविधान ने दूर किया।
वो प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पर कितना दूर हुआ कितना नहीं हुआ ये अध्ययन का विषय होगा, लेकिन लेखन करके कानून बनाकर कानूनन इन सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, ये मैं एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम मानता हूँ। दूसरी बात जो हुई कि जिस देश में गरीबी का आलम था, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी होने के वजह से हमारे देश में औद्योगिक विकास ना के बराबर हुआ। अंग्रेजों ने जो औद्योगिक विकास किया वो उनके हिसाब के लिए था। टेक्सटाइल मिल्स बनाई, रेलवे बनाई, डाकतार विभाग बनाया, इससे हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा अंग्रेजों को हो गया, लेकिन औद्योगिक विकास नहीं हुआ। एक दूसरा, हमारे देश की जो फ्यूडल व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, उसको अंग्रेजों ने बिल्कुल छुआ नहीं, वो बरकरार थी। उस जमींदारी व्यवस्था को तोड़ने का कोशिश इस संविधान ने किया, इस संविधान को मानने वालों ने किया, और इस गरीब भारत देश को विकास करने की कोशिश उस संविधान के आधार पर की गई। हर एक को नौकरी का जो मौके दिए गए, लोगों को आने जाने का मौका दिया गया, स्वतंत्रता दी गई, बोलने की, बैठने की, काम करने की, रहने की, जिस ढंग से हम जीवन व्यापन करना चाहते हैं, ये सब अधिकार हमको इस संविधान से आए हैं। इसलिए ये संविधान महान है। ये संविधान और एक चीज़ से महान है। देखिए, जब अंग्रेज यहाँ से गए तो विंस्टन चर्चिल, मैं इस आदमी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता हूँ, ये कोई और कितने भी इज्जत कर ले, मेरे नज़र में ये एक बहुत घटिया आदमी था। क्यों? आप एक देश को आज़ादी दे रहे हो, उस देश ने लगभग 100 साल के संघर्ष करके अपनी आज़ादी को जीता। जाते समय आप ये कह रहे हैं कि ये भूखे नंगे इस देश को कैसे चलाएंगे, इतने जातों में बटे हुए, इतने प्रांतों में बटे हुए, इतने धर्मों में बटे हुए, ये लोग आपस में लड़ मरेंगे, आपस में एक दूसरे को ख़त्म करेंगे और हम बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। अच्छा, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इसलिए मैं उस आदमी की इज्जत नहीं करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस संविधान ने न सिर्फ ये सिद्ध किया, और संविधान को मानने वालों ने, हमने आज़ादी तो ली, हम ठीक है, हम 1500 भाषाएं बोलते हैं, 3000 की बोलियां बोलते हैं, लगभग दुनिया का हर धर्म हमारे देश में है, लगभग 28 प्रांत हैं, जनजातियां कितनी हैं, आदिवासी हैं, सब हैं, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि हम आखिर में भारतीय हैं, और हमने विंस्टन चर्चिल को झूठा साबित किया। एक दूसरा, जिन लोगों ने संविधान लिखा, बहुत लंबे संघर्ष के बाद लगभग 115 बैठकें हुई, लगभग 1.25 साल की सिटिंग हुई, और हजारों पन्नों की उसमें लेखन का कार्य हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने कमाल का काम किया। एक विषय आया, कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप संविधान की शुरुआत किसी भगवान से करो, तो हिंदुओं ने कहा भाई आप उसके ऊपर ओम लिखो, तो नेचुरली मुसलमान सदस्यों ने कहा ठीक है उस पर अल्लाह अकबर भी लिख दो, तो क्रिश्चियन लोगों ने कहा, सदस्यों ने कहा उस पर क्रॉस लिख दो। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे लोगों की, क्योंकि ये कमिटेड थे। इन्होंने सोचा, जिसके तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर वक्तव्य भी दिया, कि हम किसी एक धर्म को प्राधान्यता देने की बजाय हम उन लोगों को प्राधान्यता दे देते हैं जो इन धर्मों को मानते हैं। और इसलिए इस संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है कि इस संविधान में किसी भी धर्म को, किसी भी जात को, किसी भी भाषा को, किसी भी लिंग को वरीयता या प्राधान्यता नहीं दी गई है। इस संविधान की शुरुआत किसी भगवान या किसी इष्ट देव या किसी गॉड या अल्लाह के नाम से नहीं होती है। इस संविधान की जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग यहाँ से शुरुआत होती है। और इसीलिए मैं इन संविधान लेखनकर्ताओं को सलाम करता हूँ कि जो दबे कुचले लोग थे, जो सत्ता में थे वो तो थे ही मालक, लेकिन जो 3000 साल से जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे, गांव के बाहर फेंके गए थे, अधिकारहीन थे, उनको भी इस संविधान ने इस देश का मालक बनाया है। क्यों? क्योंकि ये संविधान सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। ये इसकी महानता है। एक बात यहाँ बता दूं मैं, आज के जो हुक्मरान हैं उनमें से ज़्यादातर लोग को सेक्युलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द से चिढ़ है।
वो इसका अर्थ ऐसा बताते हैं कि ये सेकुलर शब्द धर्म विरोधी है। बिल्कुल नहीं जी। सेकुलर का अर्थ होता है कि आपका जो धर्म है वो आपके जीवन में रहे, उसका आपको अधिकार है, लेकिन राज्य का मतलब भारत राज्य, भारत का जो सरकार है, भारत की सरकार है, पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट का, राज्य सरकारों का, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, यूनिवर्सिटीज का, हॉस्पिटल्स का, पुलिस स्टेशन का, इनका कोई अलग धर्म नहीं होगा। इनका कोई एक ही धर्म है कि भारत का संविधान का पालन करना। यह है इसका मतलब सेक्युलरिज्म, कि आपके जीवन में धर्म तो आपको अलाउड है, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो आप सिर्फ भारत के एक नागरिक रहेंगे। ये सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का कतई मतलब धर्म विरोध नहीं होता है। इस चीज को स्पष्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये स्पष्ट होना चाहिए। और एक प्रकार से आज के समय में सेकुलरिज्म को एक गाली की तरह प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। मैं समझता हूं कि उनको फिर से जो इस तरह से समझते हैं, उनको फिर से सेकुलरिज्म को जानने और समझने का और पढ़ने की जरूरत है। देखिए, एक बात ध्यान रख लीजिए जी, सेकुलरिज्म जबरदस्ती नहीं आया। मध्य युगीन काल में जब यूरोप में लोकतंत्र आने की कोशिश कर रहा था, तो उसके रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा धर्म ने पैदा किया था। धर्म की सत्ता और लोक सत्ता के बीच में संघर्ष हो गया। और जब लोक सत्ता की स्थापना हुई तो लोक सत्ता ने साफ कहा कि भैया धर्म चर्च में रहे, पार्लियामेंट में धर्म नहीं आएगा, पार्लियामेंट में कानून आएगा। तो जिसको चर्च में जिस ढंग से अपना धर्म वापन करना वो करे, लेकिन पार्लियामेंट में हम जब बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कानून की बात होगी। इसलिए धर्म और लोकतंत्र को, पार्लियामेंट को अलग अलग कर दिया गया। उसी के आधार पर भारत में भी पार्लियामेंट ये सेक्युलर होता है, कोर्ट ये सेकुलर होता है। वहाँ धर्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ कोर्ट में जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो हम कभी बाइबल के नाम पर, कभी गीता के नाम पर, कभी कुरान के नाम पर प्रतिज्ञा करते हैं। उसके बाद उसका वहाँ पर कोई जिक्र नहीं होता है। क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है, विविध धर्मों का देश है, विविध प्रांतों का देश है, इसलिए यहाँ पर सेक्युलरिज्म ये भारतीय आज के लोकतंत्र का आधार है। सेक्युलरिज्म के बिना भारत नहीं रह पाएगा। अब मैं अगला प्रश्न आपसे लेना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अब माहौल है और आप देख रहे हैं कि जो 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है राम जन्मभूमि में, तो उसको पूरा ग्लोरीफाई किया जा रहा है पूरे भारत में, चाहे वो दक्षिण का हो या किसी और तरफ का भारत हो, जहां पर उनकी सरकार हो या ना हो भारतीय जनता पार्टी की। तो एक प्रकार से जो सेकुलरिज्म का सिद्धांत है उसको क्षति पहुंचाने की एक कोशिश है, ऐसा लगता है। क्योंकि सरकार का ये काम नहीं है कि वो धर्म को लेकर के चले, सरकार का काम है कि सभी को लेकर के चले। तो आखिर आप कैसे देखना चाहते हैं कि ये जो लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? इस तरह की जो कदम जो उठ रहा है उससे क्या होने वाला है, क्या आपका अनुमान है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा हमने विंस्टन चर्चिल को झुठलाया। जो विंस्टन चर्चिल 10-20 सालों के बाद सोच रहे थे कि हम वापस भारत में आएंगे और ब्रिटिश हुकूमत लगाएंगे, हमने उनको झुठला दिया। इस महान संविधान ने 70 सालों के थप्पड़े झेले हैं, अलग अलग समस्याओं को पूरा किया है। जो संविधान विंस्टन चर्चिल को हरा सकता है, झुठला सकता है, वो ऐसे छोटे मोटे नेताओं को भी झुठलाएगा। एक बात। दूसरी बात, आज के जो हुक्मरान हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका सम्मान करता हूँ। बिल्कुल आपको बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली है, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम आपको नमन करते हैं। लेकिन आपसे हम ये निवेदन भी करते हैं कि जिस संविधान के आधार पर, जिस संविधान की बुनियाद पर आप प्रधानमंत्री बने हैं, कृपया उस संविधान की अवहेलना ना करें, उस संविधान को अपहोल्ड करें, उसको उचित न्याय दें। आपकी राम लल्ला में भक्ति है, भारत के करोड़ों करोड़ों जनता की राम भगवान में भक्ति है, और उनकी ये भक्ति आपसे पहले भी थी, आपसे बाद में भी रहेगी। उनकी ये भक्ति किसी राजनीतिक समर्थन का मोहताज नहीं है। गांव गांव में राम की भक्ति है, गांव गांव में राम को पूजा जाता है, घरों घरों में राम को पूजा जाता है। लेकिन ये हमारे देश के लोगों की सुंदरता रही है
कि जब वो राम को पूछते हैं तो वो किसी रहीम को गाली नहीं देते हैं, किसी बुद्ध को गाली नहीं देते हैं, किसी ईसा मसीह को गाली नहीं देते हैं, किसी अल्लाह अकबर को गाली नहीं देते हैं। वो अपने राम को तो पूछते हैं, रहीम को भी पूछते हैं। वो अपने राम को आदर करते हैं, बुद्ध को भी आदर करते हैं, जीसस क्राइस्ट को भी आदर करते हैं, अल्लाह और अकबर को भी वो सम्मान करते हैं। ये इस देश की महान परंपरा रही है, जिसको सुंदरता भी है ये। और ये हमारी बहुत बड़ी सुंदरता है कि हम रहीम के बिना हम पूरे नहीं और राम के बिना वो पूरे नहीं। तो मैंने एक सुंदर सा एक कार्टून देखा था कि एक गांव में एक हिंदू दोस्त अपने मुसलमान दोस्त को कह रहे हैं, अरे तैनो तेरे ईद की राम राम। तो ईद की वो ग्रीटिंग भी राम राम कह के कह रहा है। न इसे तकलीफ है न सुनने वाले को तकलीफ है, दोनों आपस में गले मिलके एक ईद की राम राम कह रहा है और दूसरा उसको धन्यवाद कह रहा है। ये हमारी परंपरा रही है। तो मैं आज के हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, राम मंदिर बन रहा है, वेरी गुड। जिसका जो काम है उसने वो करना चाहिए। अभी ट्रेन का ड्राइवर है, वो ट्रेन को चलाता है। ट्रेन का गार्ड जो है वो ट्रेन की गतिविधि पर ख्याल रखता है। स्टेशन मास्टर ट्रेन के आवक जावक पर ध्यान रखता है। ट्रेन के अंदर जो पेंट्री कार होती है वहाँ का जो मैनेजर है वो खान पान का ख्याल रखता है। खुदा ना खास्ता अगर ड्राइवर कहे कि मैं ट्रेन भी चलाऊंगा, मैं ट्रेन को कंट्रोल भी करूंगा और पेंट्री कार में खाना भी बनाऊंगा, तो वो ट्रेन तो कहीं नहीं चलेगी। हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है और देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आप देश की अर्थव्यवस्था को संभालिए, आप देश के शिक्षण को संभालिए, आप रोजगार पैदा कीजिए, आप स्त्रियों के रक्षण का काम कीजिए, स्त्रियों को सम्मान दिलाने का काम कीजिए, आप नया भाखड़ा नंगल डैम बनाइए, आप नए ट्रेन्स शुरुआत कीजिए, आप नए एम्स बनाइए, आप नए IITs बनाइए, आप भारत को ऊंचाइयों पर ले जाइए। राम मंदिर में आप जाएं, बिल्कुल जाएं, आपका अधिकार है, वहाँ मुख्य अतिथि बनकर जाएं। लेकिन राम मंदिर में जो पूजा पाठ का काम है वहाँ के पुजारियों को करने दीजिए। राम मंदिर का जो उद्घाटन का काम है शंकराचार्यों को करने दीजिए, जो राम की भक्ति सुबह शाम करते हैं। आप बतौर मुख्य अतिथि के वहाँ जाएंगे तो देश गौरवान्वित होगा, हमें भी खुशी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री गए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है सिर्फ हिंदुओं के नहीं, वो सिखों के भी उतने प्रधानमंत्री हैं, बौद्धों के भी हैं और मुसलमानों के भी हैं और नास्तिकों के भी है, नास्तिकों के भी हैं, सभी के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पूरे 140 करोड़ जनता के हैं और सब आपको आशा भरी निगाह से देखते भी हैं और आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप सबके लिए काम करें। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छे मुद्दों को आपने रखा रायलू साहब। अब मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी प्रश्न लेना चाहता हूँ, वो ये कि क्या हमारा जो देश है जिस दिशा में चल रहा है, क्या वो फिर से कभी सेकुलर मोड पर आएगा कि ये गति ऐसी ही चलती जाएगी और हमारा जो देश है कहीं राजतंत्र की तरफ या फिर क्या कहते हैं आपका फेडरलिज्म की तरफ ना चला जाए? बहुत सही सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, दो बातें, मेरा विश्वास है कि ये देश पीछे नहीं जाएगा। एक दूसरा, क्योंकि इसका संविधान, और देखिए जर्मनी, हिटलर के जर्मनी में और भारत में एक बहुत बड़ा फर्क है। हिटलर जब सत्ता में आया तो वहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो अभी बन रही थी। भारत के लोकतंत्र की जो जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इतने 70 सालों में कितनी सरकारें आई, मतलब मैं जब कितनी सरकारें कह रहा हूँ तो सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं, हर 5 साल में राज्यों की सरकार, अपने म्युनिसिपैलिटी का सत्तांतर, तो कितनी सैकड़ों सरकारों का परिवर्तन हुआ है। कभी लोगों ने खुशी से परिवर्तन होने दिया, कभी नाखुशी से किया। याद रखिए, दुनिया के इतिहास में, मैं अभी के इतिहास, पिछले 200-300 साल के, 200 साल के इतिहास की बात कर रहा हूँ, कोई भी तानाशाह 10 साल से ज़्यादा टिका नहीं। तानाशाही जब वो चरम पर आती है कि पूरा देश, पूरा समाज उसी का नाम लेता है, वो हिटलर हो या फिलीपींस का जो मैं नाम भूल रहा हूँ, या इराक का वो हो सद्दाम हुसैन हो, या कहीं का और तानाशाह बटोनी मुसोलिनी हो, जब ये सत्ता के चरम पे थे तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब ये हटना मुश्किल है। जर्मनी में हिटलर तो लगभग
एक नए भगवान के रूप में उभर रहा था, एक नए धर्म की स्थापना करने की सोच कर रहे थे। और उसके तुरंत बाद मुसोलिनी भी गिरा, हिटलर भी गिरा, फिलीपींस का मार्कोस भी गिरा, सद्दाम हुसैन भी गिरा। कोई भी तानाशाह लंबे टाइम तक टिका नहीं। भारत में तानाशाही भी ज़्यादा दिन तक कभी टिके नहीं। कई बार लोगों के अंदर तानाशाही घुसती है। अगर ये तानाशाही के रास्ते से जाएंगे तो उठाव उतना ही तेज होगा, क्योंकि देश की जनता पढ़ी लिखी है। आपने जैसे चुनाव में देखा है कि 40% लोगों ने उनको वोट दिया है, 60% लोगों ने उनको अभी भी वोट नहीं दिया है। ये एक प्रकार का गणित है जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोल, जिसने सबसे ज़्यादा वोट्स ले लिया वो उसकी सत्ता आ जाती है। इसको पलटने में देरी नहीं लगती है। और जब आज हमारे देश के लोग बड़ा दिल रखते हैं, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को पचाया और उसके बाद इंदिरा गांधी को हराया, उसके बाद वापस इंदिरा गांधी को जिताया। इस देश की जनता जरूर जिस दिन उसको ये लगेगा कि अब हमारे अधिकारों की बात बन रही है, जिस दिन माताओं को लगेगा कि हमारे बेटे का भविष्य अंधकार में है, जिस दिन पिताओं को लगेगा कि हमारी बेटियों की इज्जत उसी तरह से खराब हो जाएगी जिस तरह से मणिपुर में खराब की गई थी, उस दिन इस देश की माताएं, इस देश की बहनें, इस देश की बेटे, इस देश की जनता उठ जाएगी। बहुत बड़ा सम्मान देकर माननीय प्रधानमंत्री को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देकर चुनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो लोकतंत्र के इन मानकों को सम्मान करेंगे। और जैसे कि जब आप जैसा एक रिपोर्टर इस विषय पे बात कर सकता है, मेरे जैसा एक नागरिक इस विषय पर बात कर सकता है, और सैकड़ों लोग हमारी इस चर्चा को सुनकर सेकुलरिज्म को कैसे बचाया जाए ऐसे सवाल पूछते हैं, तो मेरा विश्वास होता है कि न केवल सेकुलरिज्म जिंदा है, न केवल भारत का लोकतंत्र जिंदा है, बल्कि लोगों की चेतना भी जिंदा है। जिस दिन उनको लगेगा कि खतरा अब घर पर आ गया है, उस दिन वो भड़केंगे और शायद हर घर से एक नया भगत सिंह बन जाए या नया शिवाजी महाराज बन जाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, भारत का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। बिल्कुल, आपकी जो पॉजिटिव सोच है, जो आपका जो आशा जो है वो बिल्कुल बना रहेगा। और मुझे लगता है कि ये सच भी साबित होगा, क्योंकि भारत का इतिहास अगर आप देखें तो इसी तरह से आप देखते हैं कि कोई भी जो तानाशाह है वो लंबे समय तक नहीं रहा और लोकतंत्र उसको कायम करना पड़ा है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी से आप इस वीडियो के माध्यम से भी उनसे विनती करेंगे कि सबको लेकर के चलें और जो संविधान है उसकी आत्मा को कहें, जो उनका उसका जो निचोड़ है उसको बनाए रखेंगे। तो डॉक्टर युगल जे रायलू जी, आपने एक बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। धन्यवाद आपसे हम कुछ मुद्दों पर बातचीत कर पाए, और भविष्य में हो सकता है कि कभी फिर मुलाकात हो, जरूर फिर कुछ बातचीत करेंगे, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले हफ्ते फिर हम किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।